हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हुए मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ये जो क्लास 9 बजे की थी, 9:13 हो चुके हैं, तो लाइव नहीं चल पाने के कारण इसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, जहां से छोड़े थे वहीं से आपको पकड़ कर ले चलेंगे। तो आज नहीं हो रही, बाकी कल आपकी लाइव क्लास होगी। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको आज ही मिल जाएगी, इसके आगे कल कंटिन्यू किया जाए। तो क्लास को देखना, जब भी डाली जाए तो आप क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, ये एनटीपीसी के संपूर्ण बैच पर पॉलिटी की 2-3 लेक्चर और बचे, ये खत्म हो जाएगा। लगभग 491 क्वेश्चन है और आपको खत्म करके ही ये क्लासेस दी जाएंगी। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। आपके एनटीपीसी के संपूर्ण बैच में आपको पॉलिटी की एक क्लास चल रही है, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम नहीं हो सकती है। तो मैंने बताया था कि न्यूनतम आपकी 60 और अधिकतम आपकी 500 हो सकती हैं। शायद जिनसे मैंने होमवर्क दिया था, कई बच्चों का 550 आया था, सी ऑप्शन, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, न्यूनतम 60, मैक्सिमम 50, अधिक से इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अरे सॉरी, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 कह रहे हैं, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब न्यूनतम के लिए मैडम जी कई जगह तो 40 है, तो वो अपवाद है। ठीक है, आ जाओ भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, तो न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद जैसे गोवा में 40 ही है, मिजोरम में 40 ही है, सिक्किम में 32 ही है, और अनुच्छेद 131 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आर्टिकल नंबर जब अभी आगे आपको आएगा तो आपके 371 में कई पार्ट है ना, कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया। आगे आते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनी विधान मंडल है? कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनी विधान? 8, 6, 5 या 9? एनटीपीसी 2020 और फिर 2021 में भी पूछा गया। अब बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 266 का सही उत्तर क्या होने वाला है आप सभी के बीच में? तो अभी आप देखेंगे 2006 में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है? एक यूटी बन गई है ना। पहले यहाँ पर भी हुआ करता था। तो आप देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर शायद है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। आर्टिकल 169 या 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए उपबंध कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा आपके कहा गया तथ्य संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 169 भी कहता है, आर्टिकल 171 भी कहता है। यहाँ पर कहा गया उत्सर्जन और उत्पादन के मतलब आप बना भी सकते हैं, आप विकसित भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि तहत विधान परिषदों का गठन का प्रावधान है। क्या क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, फला फला डिमका डिमका। ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में यथा आंध्र प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आपके अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा आपके केंद्र पर है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता, उसी तरह आपकी विधान परिषद है, ये भी एक स्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल आपके 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? विधानसभा किसकी बात कही गई? विधानसभा। कहा गया है दादर नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान।
अब आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आप देखेंगे साथ में एक दो यूटी है, एक यूटी आपकी दिल्ली और दूसरी आपका पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी। तो आप कमेंट करोगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इन्हें जोड़ा गया था, है ना। तो आप कहेंगे कहां पर, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा उपस्थित है। आ जाओ, वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए को मूल रूप से 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य संसद को केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायिका का गठन करने में सक्षम बनाना है। तो क्या होगा, सक्षम बनाना। तो आपकी विधानसभाएं तो 3 राज्य, लेकिन आपकी जो 2 यूटियां मैंने बताई वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या कर रही हैं, भाग ले रही हैं। आगे आते हैं, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जी, सुचेता कपलानी जी, राजकुमारी अमृत कौर जी, सरोजिनी नायडू जी। बताओगे सही उत्तर क्या होने वाला है? आपका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रही हूँ इसलिए आना चाहिए। तो क्या बोलोगे? सुचेता कपलानी जी कहाँ के मुख्यमंत्री? यूपी की बनी थी क्या? आगे आते हैं, सुचेता कपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक थी। वह उत्तर प्रदेश की, कहाँ के? वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर काम किया। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने वंदे भारत गीत भी गाया था। कब? 14 अगस्त 1947 को। आ गया था। द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाएगा। क्या लगता है? अब यहाँ पर खुद पूछ रहा है कि 2 सदनी या द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या होता है? आप बताओगे क्या होगा? तो विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाएगा, ना तो 4 में, ना 1 में, ना 8 में। द्विसदनी विधानसभा का तात्पर्य विधानसभा और विधान परिषद है, जबकि विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन है। अतः विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है या कौन सा तथ्य सच नहीं है? ओके, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। सही है क्या? राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री, बिट्टू जी आपका क्वेश्चन बाबू है ना, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता है जब तक उसके पास विधान में या विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो क्लास सबको देखना है ना, चाहे वो रवि जी हो, संजय जी हो, संजय जी हो, रविंद्र भैया जी हो, और कौन, पार्थ भाई हो, शिवा भाई हो, चौहान जी हो, संध्या जी हो, बिट्टू जी हो, और जितने नए बच्चे आ रहे हैं, है ना, इतने लोग रेगुलर आते रहते हैं, 10-12 लोग, तो उतना नाम मुझे याद है, चाहे अतुल भैया जी हो। ठीक है, अब बताओगे कौन सी बात यहाँ पर गलत है? तो पहला ही गलत है भाई। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप कैसे हो जाएगा, है ना? राष्ट्रपति के समरूप तो बिल्कुल ना होता है। आ जाओ भाई, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित तथ्य सत्य है। कौन से तथ्य? राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। पहले बात सही है, मतलब पहला तथ्य। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बिट्टू जी, राज्यपाल द्वारा
मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अतः यह कथन गलत है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। कहाँ की बात की? राजधानी। भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? अगर आपको विधानसभा में जाना है या मुख्यमंत्री बनना है तो क्या एज होनी चाहिए? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 24 वर्ष या 21 वर्ष? देखो, 21 वर्ष आपके पंचायत का सदस्य बन सकते हैं। हमारे संविधान में कहीं 24 वर्ष में 14 वर्ष, आर्टिकल 24 में 14 वर्ष दिया है। आप कहोगे 25 वर्ष में, कितना? 25 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आप कहेंगे 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, मुख्यमंत्री लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। आगे आते हैं, न्यायपालिका है, आपकी जुडिशरी आती है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जानेंगे। आ जाओ भाई, और जो छूट रहा है वो कमेंट करेगा कि किसका नाम मैंने नहीं लिया, है ना? आ जाए भाई, ठीक है? किसका नाम मैंने नहीं लिया, जिनका नहीं लिया उनका आगे लिया जाएगा, ठीक है? आ जाओ। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, क्या हाई कोर्ट की बात कर दिया, हाई कोर्ट से संबंधित है? बोलो भाई, 241, 221, 189 या 263? अच्छा, आर्टिकल 263 किससे संबंधित है? कमेंट करें। 263 इंपॉर्टेंट है। अब बताओगे किससे? उच्च न्यायालय की बात कही गई, किसकी? आपके उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की बात कही गई, तो कौन सा आर्टिकल बताओगे आप? आप कहेंगे आर्टिकल 241। अब हाई कोर्ट कहां से शुरू होता है? कमेंट करो, हाई कोर्ट किस आर्टिकल से शुरू होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी यकीनी प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। मैंने पूछा हाई कोर्ट किस भाग में आ गया? भाग नंबर 6 पर। आर्टिकल बताओ कहां से कहां तक चलने वाला है? भाग नंबर 6 के अंतर्गत आप आर्टिकल बताएंगे 226 से। नहीं भाई, 226 से आपका हाई कोर्ट नहीं चालू होता है। आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के आप कहेंगे कहां तक? तो आपके 236 तक, 214 से लेकर के 236 तक। यहां पर बात किसकी की गई थी? एक मिनट, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, ठीक है? कंफ्यूज ना होना। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा या पुनर्वलोकन से अंगीकार किया गया या किए गए विमर्श संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, कनाडाई संविधान से या अमेरिकी संविधान? स्टेज 2 का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न है। बताएं, क्वेश्चन नंबर 273 का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा? तो आप क्या कहेंगे? अमेरिकी संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करती है और मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उस कानून व आदेश को अवैध घोषित कर सकती है या करती है। संविधान में अनुच्छेद 13, आपके आर्टिकल 32, 132, 133, 226 के द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जैसे अमेरिका से प्रस्तावना मौलिक अधिकार लिए गए, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता लिया है मैंने, जर्मनी से आपातकाल लिया, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। आगे आते हैं, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति कहां पर होगी? आर्टिकल 230, 226, 225 या 233? बताएंगे। आर्टिकल 230, 226, 225 या 233? बताओ सही उत्तर क्या होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति आर्टिकल नंबर 226 में कही गई। कहां पर? आर्टिकल नंबर 226 में कही गई। अगर आर्टिकल नंबर 233 आपसे पूछ लिया जाता तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। किसकी? जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है? याद रखोगे क्या? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। वैसे तो आप देखेंगे हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक ही है। अगर केवल हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 214 से लेकर 231 तक की बात करता है।
232 निश्चित कर दिया गया था, 232। ठीक है, इसका मतलब ये प्रश्न आने वाला है। अगर मैंने कहा कि 231 214 से लेकर आपका 237 तक है, तो उसमें आपका जिला न्यायालय भी इंक्लूड था। आगे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश और 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आर्टिकल 185, 256, 289 या 219। उच्च न्यायालय कहां पर? हाई कोर्टों की बात कहेंगे उच्च न्यायालय में, तो आर्टिकल नंबर क्या बोलोगे? आर्टिकल नंबर 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात कही गई। कहां पर? आर्टिकल नंबर 219 में। आगे आर्टिकल नंबर 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित बात है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या होती है? देखो 2016 में 3 बार, 17 में रिपीट किया गया। 65 सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है, 65, 67, 66 या 70। तो आप देखेंगे 62 वर्ष में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, 65 वर्ष के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कही गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा आपके 33 अन्य न्यायाधीश वर्तमान समय में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद उनके अवकाश ग्रहण करने की सीमा 65 वर्ष है। कितनी? 65 वर्ष है। ठीक है, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते किसके? राज्य के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश या राज्य के कानून मंत्री के अंतर्गत। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 236 तक की बात कही गई। कहां पर? आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 तक की बात कही गई। ठीक है, इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों की बात कही गई है 233 में, निर्वाचन की बात कही गई 236 में, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण आर्टिकल नंबर 233 का में। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 277 का सही उत्तर क्या बोलोगे? राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन या उनके सीधे नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, तो जिला और सत्र न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। सेशन जज जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। भारत की न्याय व्यवस्था एकल व एकीकृत है। कैसी है? एकल व एकीकृत है। आप सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, सीधा आप हाई कोर्ट भी, तो एकल है। आगे आते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 278 पहुंच रहा है, तो आप कहेंगे टी.एस. ठाकुर, वाई के आपके सबरवाल, जे.एस. खेर या आपके दीपक मिश्रा। अभी अगर मैं पूछूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट करना कौन है, किस क्रम के हैं, किस क्रम के हैं। ठीक है ना, कमेंट करो। तो आप कहेंगे दीपक मिश्रा जी थे। कौन? दीपक मिश्रा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भारत के 46 में मुख्य न्यायाधीश थे। जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र या 45 में 2017 से 18 के स्थान पर 3 अक्टूबर 2018 को मुख्य न्यायाधीश बने। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे, पहले थे। आगे आते। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? बताने की जरूरत है क्या? भारत के उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, है ना? क्या लगाओगे? सत्यमेव जयते, मार खाओगे। यतो धर्मस्तो जया। ठीक है, सत्यमेव जयते मुख्य न्यायालय का आदर्श वाक्य नहीं है। ठीक है, यतो धर्म ततो जया। ठीक है, आ जाओ। कहा गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय एवं भारतीय संविधान के तहत न्याय के अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक अंतर्गत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्थो जया है, जिसका हिंदी में अर्थ है जहां धर्म है वहां जय या जीत है। इस आदर्श वाक्य को महाभारत से लिया गया है। कहां से पूछा जाता है, कहां से लिया गया? तो महाभारत से। बताएंगे महाभारत किसने लिखी? कमेंट करो।
भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अरे प्रथम महिला न्यायाधीश इस बार यूपी पीसीएस में प्रश्न बना था। देखो एनटीपीसी का प्रश्न यूपी पीसीएस ने पूछा। हमने कहा आपके क्या बनती है, चीजें वही रहती हैं, लेकिन आपका स्टेट बदलता है ना, स्टेट का मतलब सिस्टम बदलता है, हार्ड और आपका। अब यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट दिया गया, केवल एक प्रश्न पूछा गया, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 280 का क्या, एस फातिमा बीबी थी। कौन? एस फातिमा। अब इनसे वहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2024 के पीसीएस में पूछ लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एस एम फातिमा बीबी थी या 1989 में इस पद पर नियुक्त हुई थी। आइए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से चुने जाते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 281 का सही उत्तर बोलो भाई। आप में से बहुत से लोग ऐसे चुप मारकर पता नहीं क्यों देखते हैं, तो क्या बोलोगे? अरे ना रे बाबा, सर्वोच्चता आपके संविधान की है, न्यायिक स्वतंत्रता। आ जाओ। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक स्वतंत्रता से आशय यह है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी अन्य निजी हित समूहों से अनुचित तरीके से प्रभावित ना हो, है ना, कि आपका केस बताएंगे तुमको रास्ते में, स्वतंत्र है ना, उनको डर ना है किसी बात का, स्वतंत्र है। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? 74 में, 1774, 1857, 1757 या 1800 में? एनटीपीसी में ही पूछा गया। और आपके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा स्पीड इसलिए मेरे पास टाइम भी कम है और आपको मैं चाहती हूँ क्वेश्चन अधिक से अधिक मिल सके। तो कब स्थापित किया था किंग जॉर्ज तृतीय ने? 1800 में, है ना। उच्चतम न्यायालय मद्रास में। कहा गया मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1800 और 1823। तो अगर मुंबई वाला पूछ लिया जाता तो 1823 में स्थापित किए गए थे। भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय को तथा आपके प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया था। कब? 1861 के तहत। ठीक है, तो उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1861 में। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? संसद भवन से, लाल किले से, दिल्ली के उच्च न्यायालय से या राष्ट्रपति आवास से? क्वेश्चन नंबर 283 का सही उत्तर क्या बोलोगे? कहां से? कहां से? कहा गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां से पहले, वर्तमान परिसर से पहले संसद भवन से। कहां से? संसद भवन से। कहा गया वर्तमान परिसर से पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद भवन से संचालित किया जाता था। वर्तमान भवन तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में की गई। भारत के संघीय न्यायालय के रूप में मान्यता आपको 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन होता है। कब? 28 जनवरी 1950। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया? विशाखापत्तनम, अमरावती, वारंगल या आपके नेल्लोर? अब बता दोगे कहां पर? क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 284। 284 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्या बोलोगे? अमरावती में। अमरावती में। कहा गया भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया। जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय 2 जून 2014 को राज्य के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद में साझा उच्च न्यायालय था। ठीक है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितना? 20। अब बताएंगे, एक कमेंट आपका आना चाहिए कि किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट होगा, कमेंट करो। फिर ये भी कहा गया है, ये पहला प्रश्न था, किस अनुच्छेद में कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी होगा? ये भी बात किसी अलग आर्टिकल में कही गई। अगर पता है तो इसका कमेंट करें। चलो, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी? तो 25 थी। 2 जून 2014 को अमरावती बनी।
कहा गया वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक कहा गया उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में उल्लेख है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 1862 में की गई थी। कब? 1862 में। तो प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था? तो आप कहेंगे कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, याद रखोगे क्या? याद रखोगे क्या? याद तो करना पड़ेगा ना बच्चा। आगे आ जाओ। भारत के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति। अब क्या लगता है, हम आपको बोल देंगे कि लोकसभा का स्पीकर करता है, या बोल देंगे प्रधानमंत्री करेगा, या हम बोल देंगे कि उपराष्ट्रपति करेगा? आप बोलोगे ना बच्चा कि राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखना। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब बात तो 2021 की है। कहा गया आपके न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी, न्याय दीपक मिश्रा जी, या आपके न्यायमूर्ति चेलमेश्वर जी, या आपके कुरियन जोसेफ जी। 46 वर्तमान में किस क्रम के हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो कौन है? रंजन गोगोई जी थे। कौन? रंजन गोगोई जी। 46 में न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। 47वें आपके शरद अरविंद बोबड़े। वर्तमान में संजय खन्ना जी हैं। अरे संजीव खन्ना जी हैं जो 91वें मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत का आप कहेंगे एच जे आपके हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या आपकी 34 है, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश सहित। अच्छा, इनकी संख्या बढ़ा कौन सकता है? अभी 34 है, 33 + 1। अब बढ़ा कौन सकता है? कमेंट करो। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय मंत्री? तो हम आपको ये प्रश्न ऑलरेडी करा चुके हैं, है ना? प्रश्न ऑलरेडी करा चुके हैं, तो टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। कहा गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। सन 1969 में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे के त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण विषम परिस्थितियां पैदा हो गई, जिससे निपटने के लिए संसद ने यह नियम सुझाया या आपका बताया कि ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, आ जाओ भाई। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो बात कहीं कहा? सर्वोच्च न्यायालय। अब बताएंगे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? कमेंट करो, टुकुर टुकुर ना देखो, किस अनुच्छेद में? कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती और स्थान रिक्त रहता है। अब बताएंगे, हमने पूछा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल में आप करेंगे? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल में करेंगे? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसका उत्तर दें, है ना, इधर उधर ना भटको। आप कहेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, नियुक्त किया जा सकता है अस्थायी के रूप में। अब बताओगे, सुप्रीम कोर्ट वाला मैंने पूछा है। आर्टिकल नंबर 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमत से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, आर्टिकल नंबर 127 में। ठीक है, जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो, तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है कि भाई रुक जाओ भाई, लिखित काम है, रुक जाए आप ना।
क्या कर दो, अरे रुक जाओ भाई, है ना, आप विनती करोगे तभी ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, होने वाला है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया? भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1900। फंस गए आज, है ना, फंस गए। बताओ, बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 290 का। देखो, गठन की बात की जाए, गठन, तो गठन 26 जनवरी, अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित है, जिसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव रखी गई है। तो अगर पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब, डेट, तो 26 जनवरी 1950, 1950। अस्तित्व या उद्घाटन, अस्तित्व का अगर पूछ लिया जाए, आपका अस्तित्व या उद्घाटन 28 अक्टूबर, पता नहीं क्यों याद आ रहा है, 28 जनवरी 1950। हाँ, आ जाओ भाई। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जी, न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश एच जे कानिया जी, या न्यायाधीश मेहर चंद महाजन जी, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 291 का सही उत्तर क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे आपके एम हिदायतुल्लाह जी, है ना। कहा गया भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखो तीनों पर सुशोभित किए थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, अगस्त कार्यवाहक राष्ट्रपति इतने तक थे, 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त, उपराष्ट्रपति 1969 से 84। तो आपके क्या वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है, के रूप में सेवा करने का गौरव न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को है। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो तो ठीक है ना, अभी ये तो याद ही है आपको, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आपके राष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति के पद को और मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर कर रखे हैं। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, याद रखोगे। अब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर रहे ना। आ जाओ भाई। उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला, अब मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन है? उच्चतम न्यायालय, अरे सॉरी, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के, कहा गया एम फातिमा बीबी, वी आपके खालिदा, या आपके बेनजीर इस्लाम, या एम फारूक, बताएंगे। उच्च न्यायालय की, ना कि उच्चतम न्यायालय। ध्यान से क्वेश्चन खुद भी पढ़ना, तो क्या बोलोगे? उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो आप कहेंगे एम फातिमा जी थी। कौन? एम फातिमा जी। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी, ठीक है। आ जाओ। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? अच्छा, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी, वही है क्या? मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद, या फिर कलकत्ता? मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद, या फिर आपका कलकत्ता? आप कहोगे कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप तक है। वर्तमान में देश ने 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। कितने? 25। और जो प्रश्न पूछा था वो जरूर बताना। आगे आते हैं। नीचे एक अभिकथन और चलो कारण दिया। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। एक सही आर गलत है, एक गलत है आर सही है, ए तथा आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही या उचित व्याख्या भी कर रहा है। ए तथा आर दोनों गलत है। अब बता दो कौन सी बात सही है। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 294 का, 294 का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर। अरे भाई, पहली बात गलत है, दूसरी बात ठीक है ना, दूसरी बात ठीक है। अरे पहली बात, सॉरी,
पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है ना। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है क्या, और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगी क्या? हाँ, ये बात तो सही है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। आगे आते हैं, कथन एक सही है लेकिन आर गलत है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। आगे आते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 2009 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी। कहा गया 40, 10, 20 या 30? बोलो। 295 क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 295। तो इन्होंने बोला था जब ये वाला आया था आर्टिकल कि 30 + 1 होने वाले, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 25 से बढ़ाकर 30 कर दी थी। 25 से बढ़ाकर क्या कर दी थी, तो आप कहेंगे 30 कर दी थी, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, ठीक है। कितनी है, तो 34 है, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। आ जाते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। अब बताएंगे सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर क्या होगा। 296 का सही उत्तर, 296 का, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्या भारत का। तो भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कहा गया राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां इसी में निहित होती, किसमें, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन चलाता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। आर्टिकल 122 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात दूसरी उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल की बात कही गई, आर्टिकल नंबर 122 की। क्या बोलोगे, आर्टिकल नंबर, तो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना भी आर्टिकल नंबर 122 कहता है ना। न्यायालय द्वारा संसद की जांच न करने की बात, और इनकी बात करता है कि हम स्थानांतरित कर सकते हैं कहीं। आ जाओ, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच के जरिए की जाती। आर्थिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा या विधान परिषद। स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, 297 का क्वेश्चन। बोलो बच्चा, स्पीड है, हाँ मैं खुद मान रही हूँ, लेकिन आपके भले के लिए है ना। न्यायिक समीक्षा, कहा गया संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। यह न्यायालय को अधिकार देता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश विधानसभा के प्रतिकूल हैं तो वे उन्हें वैध घोषित कर सकती है। न्यायिक समीक्षा आपके यूएसए से ली गई थी। कहां से, न्यायिक समीक्षा यूएसए के संविधान से। कहां से ली गई थी, तो आप कहेंगे यूएसए के संविधान से, ठीक है। इतनी बातें याद रखोगे क्या, बताओ जल्दी से। अच्छा बताओ, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि कहां पर की जाएगी, किस आर्टिकल में, चलो बताते चलो अपना अपना उत्तर, किस आर्टिकल में। निर्वाचन आयोग, है ना। अभी निर्वाचन आयोग आ चुका है भाई, है ना। क्या आ चुका है, निर्वाचन आयोग। चलो तो पहला प्रश्न इसका देखते हैं स्क्रीन पर। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है, तो बताएंगे मंत्रिमंडल, योजना आयोग, चुनाव आयोग या वित्त आयोग। अब चुनाव आयोग खत्म, अरे चुनाव आयोग तो है ना, ठीक है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग समाप्त हो चुका है, इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग, ठीक है, किसके, नीति आयोग का बात करें, नीति योजना। तो क्या बोलोगे, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग।
आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक की बात। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में है। क्या है? 280 में। तो भारत निर्वाचन आयोग कहे या चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मैं बता देती हूँ 25 जनवरी 1950 को होती है। इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करें। अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 325 से लेकर 29 के अंतर्गत चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों और कार्यकाल, पात्रता आदि का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य, जैसे चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा मतदान पहचान पत्र जारी करना। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 बी में निर्धारित किया गया। कितनी? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष में हम मतदान कर सकते हैं। मतदान की आयु है क्या? मतदान। 35 वर्ष में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन सकते हैं। 25 वर्ष में हम आपके लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। 21 वर्ष की आयु आपकी क्या होती है? आपकी एग्जाम देने की भी तैयारी, जो स्टेट लेवल या थोड़ा बड़े एग्जाम होंगे तो इसमें 21 वर्ष मांगता है। ठीक है, 21 वर्ष। 30 वर्ष अगर होता तो आप कहते राज्य की विधान परिषद का और राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु होती है आपकी 30 वर्ष। आ जाओ भाई। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आर्टिकल नंबर 243 बी के अनुसार 21 वर्ष होनी चाहिए। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, जो आपके 1992 में आया और लागू 1993 से होता है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का में आर्टिकल 243 से लेकर 243 से 4 से ता से या 6 तक 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर आपकी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भाग नंबर अगर बात की जाए तो भाग नंबर किसकी बात कर रहे हैं? तो 9 का की। किसकी? 9 का की। ठीक है, तो 9 का की बात की गई है। भाग नंबर 9 का आर्टिकल नंबर 243 ता या 6 से। कहां से? अब बात किसकी की गई? नगर पालिका की। किसकी? नगर पालिका से। ठीक है, तो याद रखोगे क्या? नगर पालिका 243 ता से लेकर के कहां तक जाना है? या 6 तक जाना है ना? या 6 तक। ठीक है, या 6 तक जाना है आपको। ठीक है, याद रखना। आ जाते छा। तो इसी में आप देखेंगे कि आपके ग्राम पंचायतों की भी बात की गई और नगर पालिकाओं की भी बात की गई। ठीक है ना? बोलो, अरे सॉरी, नगर पालिकाओं की बात की गई। कहां से? 243 चा से। ठीक है, 243 ता से लेकर 243 या छा तक। ठीक है, 243 या छा तक। ये किसकी बात है? भाग 9 का आपके नगर पालिका 243 ता से लेकर 243 या छा तक। आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? कहा गया पूरा देश एक निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित होता है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं। मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चले आ सकते हैं या चले जा सकते हैं। कौन सी बात विशेषता नहीं है? कहाँ की? चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। क्वेश्चन नंबर 300 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 300 का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर क्या होगा? मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। ठीक है, तो अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात आ गई तो ये गलत बात है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पार्टियों के नाम पर वोट डाले जाते हैं। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उतने प्रतिशत सीटें प्रदान की जाती हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधियों की सूची चुनाव आयोग को सौंपती हैं और उनको जितनी सीटें मिलती हैं उस सूची के अनुसार ऊपर से उतनी प्रतिनिधि चुने हुए माने जाते हैं। अतः इस पद्धति में मतदाता उम्मीदवार को वोट ना देकर पार्टी को वोट देते हैं। किसको देते हैं? उम्मीदवार को डायरेक्ट नहीं, पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया राज्य चुनाव आयुक्त
की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, बताएंगे कौन है वर्तमान में? वर्तमान की बात मैंने की है। तो क्वेश्चन नंबर 301 का आ गया आपका राज्य चुनाव आयुक्त। अब बताएंगे राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है? कमेंट करो। तो आप कहेंगे क्या होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर राज्यपाल निकलेगा। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन या राज्य निर्वाचक आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों का निर्वाचन नामावली तैयार करना, अधीक्षण एवं चुनाव कराना है। ठीक है, आगे देखो कहा गया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के। अब बात किसकी की गई? भारत के। तो कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। अब बताएंगे कौन इनकी नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 302। अब आप बताओगे 302 का सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति करें। वर्तमान में कौन चुने गए बताएंगे। संविधान के भाग 15 के अनुसार आर्टिकल 324 से लेकर 329 में निर्वाचन के बारे में उपबंध किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है, अर्थात संसद के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप कि आपका ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम आपसे पूछा गया है कि ईवीएम का पूर्ण रूप। अब बताएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। ईवीएम को 2 यूनिटों में से तैयार किया जाता है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को केबल की सहायता से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। 1982 में ईवीएम का प्रयोग या इस्तेमाल पहली बार केरल राज्य विधानसभा में या केरल राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 2020 में, उससे पहले आपकी बदल चुकी थी, तो आप कहेंगे 18 वर्ष होती है। तो आप भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 प्रभावी, लेकिन यह आया कब से? 28/3/1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपके निर्वाचन आयोग का गठन कब? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये देखो लिखा है। कहा गया स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? अब आप इसे कमेंट में उत्तर देंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपको इसके आगे कल। तब तक आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।